विष्णु जी, आपने कहा था कि दो ऐसे एक्ट हैं जिसके खिलाफ हर सनातनी को आवाज़ उठानी चाहिए। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसके बारे में हमने बात की, और एक है वक्फ एक्ट 1995। सो आपने ये भी कहा है कि वक्फ एक्ट में एक साइड को ऐसी ताकत दी गई है कि वो किसी भी जगह को अपने लिए क्लेम कर सकता है। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए व्यूअर्स के लिए हमारे। देखिए, आप अगर वक्फ एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वक्फ एक्ट 1995 का अगर आप अध्ययन करेंगे तो हमारे लॉ में एक बड़ी अच्छी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर आप किसी को असीमित अधिकार दे देंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि वो उसका दुरुपयोग करेगा जी। तो जो आज आप समस्या देख रहे हैं वक्फ की, जब आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के एक पूरे गांव को और एक मंदिर परिसर को जो इस्लाम के आने से पहले था, उस पूरे एरिया को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आज ज्ञानव्यापी परिसर में कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में कह रहे हैं कि ये वक्फ संपत्ति, ताजमहल के एक पोर्शन को कह रहे हैं कि ये वक्फ संपत्ति है। तो आज सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है, चंद्रशेखर आजाद पार्क को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो जमीन है उसके एक पोर्शन को कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति है। तो ये सवाल उठ कैसे रहा है? राष्ट्रपति भवन और संसद का जो परिसर है उसमें भी काफी आज 123 प्राइम प्रॉपर्टीज ऐसी मिली है जिसको वक्फ से डीनोटिफाई किया है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। तो बात ये हो रही है कि ये सवाल उठ कैसे रहा है, और जब हम इसकी तह में गए तो पता चला कि जो आपने असीमित अधिकार दिए हैं वक्फ बोर्ड को, ये उसका मूल कारण है। अब अगर उसको मैं आपके सामने डिकोड करूं तो सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ एक्ट 1995 में सर्वे होता है हर 10 साल में। जैसे आप जानते होंगे, कोई भी अगर सर्वे होगा तो उस सर्वे में अगर आपकी जमीन जा रही है, आपकी मतलब किसी भी आदमी की जमीन जा रही है, तो उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, भाई आपकी जमीन इस सर्वे में जा रही है, आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आके बता दीजिए। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वक्फ एक्ट 1995 में जिस व्यक्ति की जमीन सर्वे में जा रही है उसको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ही नहीं है, सेक्शन 4, 5 और 6 में। और पहले उसमें जो शब्द यूज था वो था पर्सन इंटरेस्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में जजमेंट दिया बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के केस में, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे होता है ये नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो वी वर सेटिस्फाइड कि नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में सेक्शन 6 को अमेंड कर दिया और कह दिया पर्सन इंटरेस्ट, देखिए कितनी बदमाशी की, महीन बदमाशी, पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को अमेंड करके पर्सन एग्रीव्ड कर दिया। और अब जजमेंट आ गया है कि अब उसमें नॉन मुस्लिम्स भी कवर्ड है। तो मतलब अगर किसी आदमी की, और जो बात मैं आपको बोल रहा हूं इसके बहुत ड्रैकोनियन कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे होने जा रहे हैं। सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे होता है कि बहुत से लोगों की संपत्ति सर्वे में चली जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है, और उनके ऊपर मैंडेट है कि आप उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करिए। ये किस तरह का लॉ है? जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी संपत्ति चली गई तो उसको हम वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें। अब दूसरा सवाल यह है कि वक्फ ट्राइब्यूनल का अगर आप गठन देख लें तो वक्फ ट्राइब्यूनल में एक इस्लामिक लॉ का जानकार बैठा हुआ। वक्फ ट्राइब्यूनल खुद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B को अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस देश के लीगल सेटअप में 3 टायर सिस्टम है जुडिशरी का, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सेपरेट इनोवेशन किया और ये डेवलप किया कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके लिए आर्टिकल 323A और B में ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, और उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कैट हो गया, जैसे अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर का सर्विस डिस्प्यूट है तो वो कैट में जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर का अगर सर्विस डिस्प्यूट है तो वो सैट में जाता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, आर्टिकल 323A और 323B में वक्फ बोर्ड को, वक्फ ट्राइब्यूनल को बनाने की पावर ही नहीं है। और आप मुझे मैंडेट दे रहे हैं कि जब सर्वे हो जाए तो मैं ऐसी कोर्ट में जाऊं जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं और उसमें एक इस्लामिक लॉ का जानकार होगा। ये एक बात हो गई। इसके बाद सेक्शन 40(1) और सेक्शन 40(3) में आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं जी। और अगर वो ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्ति है तो आप उनको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे। इन्फॉर्म कहां करेंगे? जहां पे ट्रस्ट और सोसाइटी दर्ज है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज या रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के यहाँ। और हम सब जानते हैं वहां पे हजारों कम्युनिकेशन फेंके पड़े रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये आप किस तरह का न्याय बना रहे हैं, किस तरह का जुडिशियल सिस्टम बना रहे हैं? आप किसी पुजारी पुरोहित शंकराचार्य को आज तक इस देश के किसी जीओ ने, नोटिफिकेशन ने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है क्या? पर वक्फ एक्ट में 1995 में सेक्शन 101 में आपने सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है। आज मुझे अगर मेरे कोई मंदिर का कब्जा हो जाए और या कोई इंक्रोचमेंट हो जाए तो मेरे लिए एक समय सीमा है जिसके अंदर मुझे कोर्ट जाना है, 3 साल, 6 साल या 12 साल। उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है सेक्शन 107 में।
सेक्शन 108 में अगर जो पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके भारत आए थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस वो जमीन पे काबिज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत केंद्र सरकार के पास थी कि केंद्र सरकार कभी उनको देगी, वो सारी की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और अगर ऐसा कर दिया गया तो सेकुलरिज्म की जो पूरी परिभाषा है उसमें एक मेडल लगाता है। तो ये किस तरह का कानून बनाया है? सरकार के सामने इन सारी चीज़ों को रखा गया है? किसी मंत्री से किसी से कोई बातचीत हुई है? क्या कोई एक्शन या इसके बारे में चर्चा? देखिए, हमारा काम एक लीगल काम है जी। हमारा काम मंत्री या गवर्नमेंट ने आज तक कभी बुलाया नहीं। अगर कभी बुलाएगी तो डेफिनेटली हम अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, पर हमने जो एक लॉयर के तहत अपना काम कर सकते थे वो किया है। हमने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए। इस समय 120 याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में देश के हम फाइल कर चुके हैं। पंजाब हरियाणा रौनक जी, मैं बताना चाहता हूं, वक्फ की समस्या से जल रहा है। और पहले जो रेंट लिया जाता था वक्फ बोर्ड द्वारा वो कम रेंट लिया जाता था, 300 रुपए 500 रुपए। आज वही रेंट बढ़ के 30,000 50,000 1 लाख रुपए हो चुका है। और ये पूरी समस्या इस समय उत्तर प्रदेश में देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आंकड़ा है 2007 का कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे हाईएस्ट ओनर ऑफ द लैंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री वक्फ बोर्ड है और 2007 का जजमेंट है। अगर आज आप उसको इवैल्यूएट करेंगे तो कितनी ज्यादा जमीन बढ़ चुकी है। और ये सारी देखिए, वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? वक्फ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आज एक इस्लाम को मानने वाला अपने जीवन में एक सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति नीट और क्लीन तरीके से जो उसने अपने जीवन में अर्जित की है, अगर वो अल्लाह को डोनेट करना चाहता है तो वो उस पर अपने इस्लामिक धार्मिक काम कर सकता है। पर इसका ये अर्थ तो नहीं होता है कि आप किसी और की संपत्ति को कब्जा करके उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। और इसमें एक आपके सामने बस हाईलाइट करना चाहता हूं, मुझे पता है समय की कमी है। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट बहुत ड्रैकोनियन कॉन्सेप्ट है। मतलब जहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये कब वक्फ घोषित की गई, तो वहां पे कॉन्सेप्ट है वक्फ बाय यूजर का। अगर आप बेली का मोहम्मदन लॉ पढ़ेंगे, मुल्ला का मोहम्मदन लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें वक्फ की जो डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं वही डिफाइंड है कि आपको अपने सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को वक्फ एक्ट 1995 में बदल दिया सेक्शन 3 सब क्लॉज आर में। और ये डेफिनेशन है नहीं जो इस्लामिक लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ सेक्शन 3R में डेफिनेशन है। और उस डेफिनेशन के ऊपर जाके वक्फ दो तरह से हो सकता है, या तो आप वक्फ को डेडिकेट करेंगे, ठीक है, वक्फ को आप डेडिकेट करेंगे, और दूसरा ला दिया गया वक्फ बाय यूजर। मतलब अगर डेडिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहेंगे कि इसको हम इमेमोरियल टाइम से यूज कर रहे हैं। और इसका उदाहरण आप देखेंगे बेंगलोर के ईदगाह मैदान में ज्ञानव्यापी के केस में, जब पूछा गया कि औरंगजेब ने इसको कब वक्फ घोषित किया था, जरा वो डॉक्यूमेंट दिखाइए, क्योंकि किसी भी मस्जिद के लिए वक्फ घोषित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि भाई फला आदमी ने अपनी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया था और उस पर मस्जिद तामील हुई है। तो जब वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो कहते हैं वक्फ बाय यूजर है। उसका उदाहरण आप देखेंगे बेंगलोर की ईदगाह मैदान में, उसका उदाहरण आप देखेंगे ज्ञानव्यापी में, उसका उदाहरण आप देखेंगे ताजमहल में, जो केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ताज जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है कि बताइए इसको कब आपने वक्फ घोषित किया। 2018 से आज तक वो मुकदमा नहीं लगा है। तो ये जितनी बातें हैं मैं आपके सामने सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और जो वक्फ एक्ट 1995 है ये असीमित अधिकार एक वर्ग को दे रहा है जो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को भी जो मानते हैं उसका सीधा सीधा मर्डर है।